हेलो एवरीवन, आपके अपने चैनल जायसवाल वर्चुअल क्लासेज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लोकतंत्र और विविधता पार्ट 2 का वीडियो लेकर के हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। यदि आपने लोकतंत्र और विविधता पार्ट 1 का वीडियो नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है, आप वहां जाकर के उस वीडियो को देख सकते हैं। और यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपके क्लास से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोज़ आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। तो आइए बिना देरी किए हुए हम चलते हैं बोर्ड की तरफ और शुरू करते हैं आज का क्लास। आज की इस क्लास की शुरुआत जो है वो सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति से शुरू होता है। आपने लोकतंत्र और विविधता पार्ट 1 का जब वीडियो देखा होगा तो उसमें आपको बताया गया था कि अमेरिका में किस तरह से अफ्रो अमेरिकी लोगों के साथ, अश्वेत लोगों के साथ रंग और नस्ल के आधार पर भेदभाव हो रहा था और उसका विरोध जो है वहाँ के अश्वेत लोग कर रहे थे। उसके लिए नागरिक सुधार आंदोलन चला रहे थे, अश्वेत शक्ति आंदोलन चला रहे थे। और बाद में आपने देखा कि मैक्सिको ओलंपिक की कहानी भी आपने उस वीडियो में पढ़ा जिसमें बताया गया कि अफ्रो अमेरिकी जो खिलाड़ी थे उन्होंने अपने तरीके से किस ढंग से इस भेदभाव के खिलाफ विरोध प्रकट किया। तो यहाँ प्रश्न यह उठता है कि क्या सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति जो है केवल रंग के आधार पर ही होती है? श्वेत हैं, अश्वेत हैं, इसके आधार पर ही भेदभाव होता है समाज में? तो ऐसा नहीं है। केवल रंग के आधार पर ही भेदभाव नहीं होता, भेदभाव कई तरीके से होते हैं। आपने पहला चैप्टर ये पढ़ा सत्ता की साझेदारी, तो उसमें आपने दो देशों का एग्जाम्पल आपने देखा था, एक बेल्जियम का और दूसरा श्रीलंका का। तो बेल्जियम में क्षेत्रीय और भाषा के आधार पर विविधता थी। वहाँ दो क्षेत्र थे, एक फ्लेमिश क्षेत्र था और दूसरा क्षेत्र कौन था? पेलेनिया। फ्लेमिश में जो है वो डच भाषा के बोलने वाले लोग थे और बेलेनिया में जो है फ्रेंच भाषा के बोलने वाले लोग थे। तो बेल्जियम में जो विभाजन था, जो भेदभाव था, सामाजिक विभिन्नता थी, वो किस आधार पे थी? क्षेत्रीय आधार पे थी और भाषाई आधार पे थी। यानी वहाँ दो क्षेत्रों में बटा हुआ था, फ्लेमिश और बेलेनिया में, और दो भाषा के बोलने वाले लोग थे, डच और फ्रेंच। इसी तरह से आपने श्रीलंका में देखा, यहाँ जातीय विभाजन था। यहाँ दो जातियाँ प्रमुख रूप से थी, एक सिंहली जिनकी आबादी लगभग 70% के आसपास थी और दूसरा तमिल। तो वहाँ पर जाति के आधार पर श्रीलंका में समुदाय का विभाजन था और भाषा के आधार पर भी वहाँ विभाजन था। सिंहली लोग सिंहली भाषा का प्रयोग करते थे और तमिल लोग जो है वो तमिल भाषा का प्रयोग करते थे। तो इस प्रकार से केवल ये नहीं कहा जा सकता कि केवल रंग के आधार पर ही समाज में भेदभाव होते हैं। तो वो कई तरह से विविधता हो सकती है, कई तरह की विभिन्नता समाज में हो सकती है। तो प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आखिर सामाजिक भेदभाव की जो उत्पत्ति है ये होती कैसे है? सामाजिक भेदभाव कैसे आता है? तो इसका सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति के दो प्रमुख तरीके हैं, दो कारण हैं। पहला कारण क्या है, किसके आधार पर होती है? तो जन्म के आधार पर। सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति किस आधार पर होती है? जन्म के आधार पर। अधिकांशतः, ये वर्ड आप याद रखना कि अधिकांशतः भेदभाव जो है वो जन्म के आधार पर ही होता है। हम अपना जन्म बच्चा जब जन्म लेता है तभी बहुत कुछ निश्चित हो जाता है। जैसे क्या क्या निश्चित हो जाता है? जाति, रंग, शारीरिक क्षमता, आगे या बनावट कह सकते हैं आप, क्षमता। बच्चे के जन्म जिस जाति में हो गया वो उस जाति का हो गया। अगर वो क्षत्रिय के यहाँ पैदा हुआ तो क्षत्रिय हो गया, ब्राह्मण के यहाँ पैदा हुआ ब्राह्मण हुआ, वैश्य के यहाँ पैदा हुआ वैश्य हो गया, अगर किसी दलित के यहाँ पैदा हुआ तो दलित हो गया। तो हम अपना समुदाय
नहीं बदल सकते। ये जन्म से ही निश्चित हो जाता है, हम जिस समुदाय में जन्म ले रहे हैं उसी समुदाय के हम हो जाते हैं, इसको हम बदल नहीं सकते हैं। तो अगर आपसे प्रश्न ये पूछ रहा है कि सामाजिक भेदभाव की उत्पत्ति अधिकांशतः किस आधार पर होती है, तो वो जन्म के आधार पर होती है। उसमें कौन कौन से आएंगे? जाति। दूसरा है रंग। अगर कोई बच्चा काले रंग का पैदा हुआ तो वो गोरा नहीं हो सकता है। अफ्रीका में जो काले मूल के हैं वो गोरे नहीं हो सकते हैं, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, लेकिन काला एकदम गोरा हो जाए ऐसा नहीं हो सकता है। फेयर एंड लवली क्रीम लगाइए, चाहे जो क्रीम लगाइए, उससे रंग बदलने वाला नहीं है। तो रंग हमारे जन्म के आधार पर ही निश्चित हो जाता है। शारीरिक क्षमता भी आगे चल करके, जैसे मान लीजिए शारीरिक क्षमता का तात्पर्य यहाँ पर जीन से है। मान लीजिए कोई लंबा पैदा हो, किसी की जीन में उसके पिता का गुण आ जाए लंबाई वाला, तो वो लंबा हो जाता है। कोई नाटा रह जाता है। तो इस तरह से शारीरिक बनावट के आधार पर कोई नाटा है, कोई लंबा है, कोई मोटा है, जिसको कि आप बदल नहीं सकते। कोई नाटा हो गया तो उसको लंबा नहीं किया जा सकता, चाहे जितना आप उसको बोनविटा पिलाइए, चाहे जितना खिलाइए, उसको लंबाई नहीं बढ़ने वाली, एक सीमा तक बढ़ेगी। अगर उसके जीन में नाटेपन का जीन है तो वो नाटा ही रहेगा। तो इस आधार पर कि जन्म के आधार पर जो चीज़ें निश्चित हो जाती हैं, जैसे जाति है, रंग है, उसके शरीर की बनावट है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिसको हम बदल सकते हैं। वह भेद पसंद या चुनाव के आधार पर होता है। जैसे धर्म को हम बदल सकते हैं, चुन सकते हैं। अगर हम भारत की बात करें तो हमारा जन्म मान लीजिए हिंदू परिवार में हुआ है, तो हिंदू परिवार में हुआ तो हम आगे चल कर के अपने माँ बाप से अलग होकर के हम अगर मुस्लिम बनना चाहें, सिख बनना चाहें, ईसाई धर्म को स्वीकार कर लें, तो हम ईसाई हो गए, मुस्लिम हो गए, सिख हो गए। तो ये हाँ, हमने क्या किया, अपना धर्म बदल लिया। तो अपनी पसंद के अनुसार अपना धर्म को चुन लिया। तो यहाँ समाज हमारा बदल गया, हमारी विविधता बदल गई। पहले हम हिंदू में थे, अब हम चले गए ईसाई में, अब हम चले गए मुस्लिम में। तो कुछ चीज़ भेदभाव जो है वो हमारी पसंद के आधार पे भी होता है। जैसे धार्मिक परिवर्तन करके धर्म को हम परिवर्तन कर दें, अपने माँ बाप से अलग धर्म में चुन लें, ठीक है। दूसरा, पढ़ाई, खेल कूद, सांस्कृतिक गतिविधि। पढ़ाई, कोई बच्चा पढ़ने में बहुत होशियार है, पढ़ लिख करके बहुत बड़ा अफसर बन गया, तो जब अधिकारी बन गया तो उसके पास बहुत पैसा आया, तो वहाँ पर वो गरीब से अमीर हो गया। या पढ़ा लिखा एक वर्ग है समाज में, एक अनपढ़ समाज वर्ग है। जो पढ़े लिखे नहीं हैं उन्हें अनपढ़ कहेंगे, और जो पढ़ा लिखा है वो उसे मतलब शिक्षित वर्ग कहेंगे। तो वो शिक्षित वर्ग में चला गया, अनपढ़ वर्ग से निकल के शिक्षित में चला गया। बहुत बड़ा अधिकारी बन गया तो पैसा आ गया तो वो धनी हो गया, अब वो निर्धन में नहीं रहा। तो इस आधार पर हम अपनी पसंद की पढ़ाई कर सकते हैं। अगर कोई इंजीनियर बनना चाहे आगे चल के कि इंजीनियर बन गया तो उसका वर्ग इंजीनियर हो गया, कोई डॉक्टर बन गया उसका वर्ग डॉक्टर हो गया, कोई चल कर के शिक्षक बन गया तो उसका वर्ग जो है शिक्षक हो गया। तो इस तरह से समाज में आपको कई वर्ग दिखाई देंगे, कोई शिक्षक है, कोई व्यापारी है, कोई डॉक्टर है। तो ये पढ़ाई के आधार पर के भी हम अपना वर्ग चुन सकते हैं, समाज में भेदभाव की उत्पत्ति हो सकती है। खेलकूद के आधार पर भी समाज में वर्ग बन सकते हैं। अब कोई बहुत बड़ा खिलाड़ी बन गया, अब विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं तो वो क्रिकेटर हो गए, कोई फुटबॉल खेलता है तो फुटबॉलर हो गया, कोई जो है जिम्नास्टिक में दौड़ में अच्छा है तो वो अच्छा धावक हो गया। तो खेलकूद में भी हमारी अगर पसंद है तो हम उस क्षेत्र में भी जा सकते हैं और समाज में अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। सांस्कृतिक गतिविधियाँ में भी अगर हम गाने में अच्छे हैं तो अच्छे गायक बन गए तो हमारा वर्ग गायक हो गया, हम सिंगर हो गए। तो इस तरह से अगर हम पेंटर हैं, बहुत अच्छी पेंटिंग करते हैं, तो हम बहुत बड़े कलाकार आगे जाके हुए तो पेंटर में हमारी गिनती हो गई, हम चित्रकार हो गए। तो इस तरह से आपने देखा कि सामाजिक भेदभाव की जो उत्पत्ति है वो दो तरह से हुई, एक जन्म के आधार पर, दूसरा पसंद या चुनाव के आधार पर। तो जन्म के आधार पर अधिकांशतः भेदभाव जो है वो जन्म के आधार पर होते हैं, और कुछ भेदभाव ऐसे होते हैं जो हमारे पसंद या चुनाव के आधार पर होते हैं।
जैसे धर्म परिवर्तन, पढ़ाई लिखाई में आगे जाकर कोई इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, कोई खिलाड़ी बन जाए, इस तरह से। ठीक है, अब हम अगले टॉपिक की तरफ चलते हैं। अगला है सामाजिक विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव। कि सामाजिक विभिन्नता जो होती है, जो समाज में पाई जाती है, उसमें कब सामंजस्य होगा, कब टकराव होगा, कौन सी विभिन्नता आगे जाकर के सामाजिक विभाजन का कारण बनती है। तो आपको पहले दो वर्ड बहुत मिलेंगे, एक सामाजिक विभिन्नता किताब जब पढ़ेंगे और एक सामाजिक विभाजन। दोनों में बहुत मान्युट अंतर है, उस अंतर को आपको समझना बहुत ज़रूरी है। सामाजिक विभिन्नता का मतलब होता है कि जब समाज में अनेक जाति, धर्म, भाषा, क्षेत्र, लिंग के लोग रहें, उसे हम कहेंगे सामाजिक विभिन्नता है। यानी समाज में बहुत विभिन्नता है, वहाँ अनेक भाषा के लोग, अनेक जाति के लोग, अनेक धर्म के लोग, अनेक संप्रदाय के लोग रहते हैं, तो ये विभिन्नता हुई। अब ये विभिन्नता विभाजन में कब बदलेगी, यानी सामाजिक विभाजन किसको कहते हैं। तो अगर यही विभिन्नता आगे चल करके जब इस भेदभाव को जन्म देती है, ये वर्ड देखना, जब इन विभिन्नताओं में भेदभाव की उत्पत्ति हो जाती है, भेदभाव यानी जैसे आपने देखा अमेरिका में, वहाँ विभिन्नता थी रंग के आधार पर, श्वेत और अश्वेत में। अब अश्वेत के साथ भेदभाव होने लगा, तो वहाँ विभाजन हो गया, सामाजिक विभाजन हो गया, वो बंटवारा हो गया। आपने देखा श्रीलंका में क्या थे, तमिल और सिंहली दो लोग थे। अब तमिलों के साथ बहुत भेदभाव हुआ, तो यहाँ पर सामाजिक विभाजन हो गया। तो आपको इसका मतलब समझ में आ गया होगा कि सामाजिक विभिन्नता क्या है। सामाजिक विभिन्नता का मतलब किसी समाज में अनेक जात, धर्म, भाषा के लोगों का होना अगर है तो विभिन्नता है। अब अगर इन विभिन्नताओं में, इन लोगों में भेदभाव हो रहा हो, किसी का शोषण हो रहा हो, तो वहाँ पर सामाजिक विभाजन होगा। यही लिखा है कि जिस समाज में सामाजिक, आर्थिक, जाति, भाषाई आदि विभिन्नताओं के बीच भेदभाव हो, कि तुम हिंदू हो तो तुमको ज़्यादा प्रोत्साहन मिलेगा, मुस्लिम हो तो तुमको सताया जाएगा, तुम श्वेत हो तो तुमको गले लगाया जाएगा, अश्वेत हो तो तुम्हें गाली दी जाएगी। तो अगर इस तरह से भेदभाव हो रहा है तो वहाँ पर सामाजिक विभाजन होगा। तो अब आप सामाजिक विभिन्नता और सामाजिक विभाजन को समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि सामाजिक विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव कैसे उत्पन्न होते हैं। यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं कि सामाजिक विभिन्नताओं में सामंजस्य और टकराव कैसे होता है, या कब उत्पन्न हो सकता है, या सामाजिक विभिन्नताओं के क्या परिणाम हो सकते हैं। तो दो ही परिणाम होगा। अगर सामाजिक भेदभाव है, वहाँ पर विभिन्नता है, तो वहाँ दो परिणाम होगा, या तो वहाँ टकराव होगा और या फिर वहाँ पर सामंजस्य होगा। ये नंबर 1। नंबर 2, टकराव कब होगा, जब कोई सामाजिक विभिन्नता शोषण या भेदभाव का कारण बन जाती है, तो वहाँ पर विभिन्न वर्गों में टकराव होगा। एक लाइन में स्पष्ट है कि अगर किसी समाज में विभिन्नता है, मैंने कहा कि विश्व में हर समाज में, हर देश चाहे छोटा हो या बड़ा, वहाँ विभिन्नता है, वहाँ विभिन्न जाति के लोग हैं, विभिन्न धर्म संप्रदाय के लोग हैं। तो अगर ये विभिन्नता में वहाँ पर शोषण हो रहा है, अगर विभिन्नता शोषण का कारण बन रही है, भेदभाव का कारण बन रही है, तो इसका मतलब वहाँ पर टकराव होगा। जैसे श्रीलंका में आपको एग्जाम्पल बताया गया, पहले पार्ट में भी बताया गया कि श्रीलंका में सिंहली और तमिल दो लोग थे, दो जाति के लोग थे, दो समूह के लोग थे, और वहाँ पर सिंहलियों ने सत्ता पर कब्जा कर लिया और तमिलों के साथ भेदभाव शुरू कर दिया। समस्त नौकरियों पर सिंहलियों का कब्जा हो गया, जितने लाभ मिलते थे वो सिंहलियों को मिलते थे, तमिलों को उपेक्षित किया जाने लगा, इनके साथ भेदभाव किया जाने लगा। परिणाम ये हुआ कि श्रीलंका में तमिलों और सिंहलियों के बीच बहुत लंबी लड़ाई चली, बहुत मारकाट हुआ। दूसरा एग्जाम्पल हम अमेरिका का ले सकते हैं। यहाँ पर अश्वेत और श्वेत, यहाँ रंग के आधार पर विभिन्नता थी। तो श्वेत लोग जो थे वो अश्वेत का शोषण करते थे, आपको पहले ही बताया गया। तो इसके लिए अमेरिका में बहुत आंदोलन चला, दोनों के बीच लंबी लड़ाई चली। अब परिणाम ये हुआ कि अमेरिका ने इसको, अश्वेतों को अपने साथ मिला लिया, यानी सामंजस्य बना लिया।
जो अश्वेत को भेदभाव करने वाले रंग भेदी कानून थे, उन कानूनों को अमेरिकी संविधान से हटा दिया गया। परिणाम ये हुआ कि श्वेत और अश्वेत अब मिल गए, तो वहाँ लड़ाई नहीं हुई। अगर यही कानून न हटता, उनके साथ भेदभाव बना रहता, तो परिणाम ये होता कि अमेरिका का बंटवारा भी हो सकता था, वहाँ लड़ाई आज भी चलती रहती, टकराव चलता रहता। लेकिन सामंजस्य बना लिए तो वहाँ पर टकराव ख़त्म हो गया। भारत की बात करें तो भारत में दलित वर्ग जो है वो हमेशा से ही गरीब और सामाजिक भेदभाव का शिकार रहा है। इसके खिलाफ बहुत से लोगों ने, भीमराव अंबेडकर का नाम आपने सुना होगा, इन लोगों ने इनको न्याय दिलाने के लिए, ज्योतिबा फूले जैसे लोगों ने इनको न्याय दिलाने के लिए संघर्ष किया। और अंततः जब भारत स्वतंत्र होता है तो दलितों के साथ जो भेदभाव होता है उसको समाप्त कर दिया जाता है और अस्पृश्यता विरोधी कानून एक पारित कर दिया जाता है 1955 में, जिसके द्वारा अगर आप दलितों के साथ भेदभाव कर रहे हैं, छुआछूत कर रहे हैं, तो आपको दंड मिलेगा। तो इस तरह से भारत ने दलितों को अपने साथ मिला करके, इनको प्रोटेक्ट करके, इनको सहारा दे करके सामाजिक भेदभाव को ख़त्म किया, जिसके कारण दलितों और हिंदुओं अन्य वर्गों के बीच जो एक संघर्ष होने वाला था वो संघर्ष नहीं हुआ। तो वही चीज़ है, जब अगर विभिन्नता शोषण का कारण बनेगी, भेदभाव में शोषण होगा, तो वहाँ पर टकराव होगा। यही लिखा गया है, एक सूत्र बना दिया गया है इसको। ये देखो एक सूत्र है, यहाँ पर विभिन्नता, आप गणित पढ़े होंगे ना, 2 + 2 = 4। तो अगर विभिन्नता है और उसके साथ भेदभाव है, वहाँ भेदभाव हो रहा है, तो वहाँ टकराव होगा। और अगर विभिन्नता है और उन विभिन्नता में सामंजस्य है, तो वहाँ देश की एकता बनी रहेगी, देश में शांति रहेगी। शांति, ये फार्मूला सबका निचोड़ है कि अगर विभिन्नता में भेदभाव होगा तो वहाँ टकराव होगी, देश में अशांति होगी, हिंसा होगा। और अगर विभिन्नता में सामंजस्य है, जैसे कि अमेरिका में सामंजस्य बनाया गया श्वेत और श्वेतों के बीच, भारत में सामंजस्य बनाया गया दलितों के बीच, दलितों और अन्य वर्गों के बीच, तो अगर उस तरह से सामंजस्य बन जाएगा तो देश में शांति रहेगी, एकता बनी रहेगी, एकता बनी रहेगी। ठीक है, ठीक, क्लियर। अब हम आते हैं कि सामंजस्य की तरफ। काफ़ी कुछ स्पष्ट हो गया था पहले ही। अब सामंजस्य में, सामंजस्य भी, विभिन्नता सामंजस्य का कारण भी बन सकती है, लेकिन कब? जब एक जैसी असमानता कई समूहों में विद्यमान हो तो वहाँ पर दूसरे समूह की पृथक पहचान बनाना कठिन हो जाता है, अर्थात वहाँ सामंजस्य बनाना आसान हो जाता है। ये क्या कह रहा है, आप इसको समझिए। कह रहा है कि यदि एक जैसी असमानता कई समूहों में विद्यमान हो तो वहाँ पर सामंजस्य बनाना आसान हो जाता है, वहाँ पर सामंजस्य बनाना आसान हो जाता है। एक जैसी असमानता, जैसे एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, मान लीजिए हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी देश में 4 संप्रदाय हैं, ठीक है। और इन चारों संप्रदायों में क्या है कि चारों में, हिंदू में भी गरीब लोग हैं और बेरोजगार लोग हैं, मुस्लिमों में भी गरीब हैं, बेरोजगार हैं, सिखों में भी गरीब हैं, बेरोजगार हैं, और ईसाइयों में भी गरीब हैं, बेरोजगार हैं। यानी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये कई समूहों में बटे हुए हैं, लेकिन इन समूहों में कॉमन चीज़ क्या है? कॉमन चीज़ ये है कि चारों समूहों में गरीबी और बेरोजगारी है। ये असमानता जो है वो चारों समूहों में विद्यमान है, हिंदू में भी है, मुस्लिम में भी है, सिख में भी है, ईसाई में भी है। वही चीज़ यहाँ कर रहा है, यदि एक जैसी असमानता कई समूहों में विद्यमान हो, तो यहाँ कई समूह हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इसमें एक जैसी असमानता क्या है? गरीबी और बेरोजगारी, ये विद्यमान है यहाँ पर। तो यहाँ सामंजस्य बनाना आसान हो जाएगा। तो कैसे आसान हो जाएगा? क्योंकि जब सब गरीब और बेरोजगार हैं तो सब गरीबी के मुद्दे पर, बेरोजगारी के मुद्दे पर एक हो जाते हैं। वहाँ तब ये नहीं देखते कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है। कोई किसी के शोषण करने की स्थिति में नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सब गरीब हैं, सब बेरोजगार हैं, सब में गरीबी है, सब में बेरोजगारी है।
तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर पृथक पहचान, जो पृथक पहचान कि मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं सिख हूँ, ईसाई हूँ, यह पृथक पहचान जो है वो लुप्त हो जाती है, वहाँ पर नहीं रहती है। और जब अलग अलग पहचान नहीं रहेगा, सब में कॉमन चीज़ रहेगी, तो वहाँ पर सामंजस्य बने रहेगा, वहाँ सामंजस्य बनाना आसान हो जाएगा। तो बेरोजगारी और गरीबी के मुद्दे पर सभी समूह एक हो जाते हैं। तो जब सब समूह एक हो गए तो वहाँ सामंजस्य बन गया, आराम से बन गया। लेकिन अगर यही स्थिति ये होती कि हिंदू अमीर होता और संपन्न होता, या मुस्लिम अमीर संपन्न होता और लोग गरीब होते, तो जो समुदाय संपन्न होता वो अन्य का शोषण करता, तो यहाँ टकराव होता। तो एकदम स्पष्ट हो गया कि यदि एक जैसी असमानता कई समूहों में विद्यमान रहे, असमानता क्या है, गरीबी और बेरोजगारी कई समूहों में विद्यमान है, तो वहाँ पर दूसरे समूह से पृथक पहचान बनाना कठिन हो जाता है। यहाँ पर यह कठिन हो जाएगा कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है, क्योंकि सब एक हो जाएंगे इस मुद्दे पर। जब गरीबी की बात आएगी सब एक हो जाएंगे, जब बेरोजगारी की बात आएगी सब एक हो जाएंगे। तो वहाँ पर ऐसी स्थिति में वहाँ सामंजस्य बना रहेगा, सामंजस्य बनाना आसान हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल हम उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड का लेंगे। ये एग्जाम्पल आप ध्यान से देखिएगा, परीक्षाओं में बहुत पूछता है। उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड, उत्तरी आयरलैंड और नीदरलैंड दोनों ईसाई धर्म को मानने वाले देश हैं। कौन सा धर्म को मानने वाले? ईसाई। ईसाई धर्म में दो संप्रदाय होते हैं, एक होता है कैथोलिक और एक प्रोटेस्टेंट। जैसे हिंदू में दो संप्रदाय हैं, एक शैव जो शिव की पूजा करते हैं, एक वैष्णव जो विष्णु की पूजा करते हैं। मुस्लिमों में दो संप्रदाय हैं, एक शिया और एक सुन्नी। बौद्ध में दो संप्रदाय हैं, हीनयान महायान, दोनों बौद्ध धर्म के हैं लेकिन संप्रदायों में बटे हुए हैं। जैन में दो संप्रदाय हैं, श्वेतंबर और दिगंबर। उसी तरह से ईसाई धर्म में दो संप्रदाय हैं, कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। ये दोनों ईसाई धर्म को मानने वाले हैं लेकिन दो संप्रदायों में बटे हुए हैं। तो उत्तरी आयरलैंड में भी ईसाई हैं और नीदरलैंड में भी ईसाई हैं। ये दोनों ईसाई धर्म को मानने वाले देश हैं। और ईसाई में यहाँ पर दो संप्रदाय के लोग रहते हैं, एक कैथोलिक संप्रदाय को मानने वाला और दूसरा प्रोटेस्टेंट धर्म को मानने वाला। दोनों ईसाई धर्म हैं। एक यहाँ भी कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट दोनों संप्रदाय के लोग हैं। लेकिन उत्तरी आयरलैंड में क्या है कि कैथोलिक लोग जो हैं वो गरीब हैं और प्रोटेस्टेंट लोग अमीर हैं। तो ये प्रोटेस्टेंट लोग जो हैं यहाँ पर कैथोलिक लोगों का शोषण करते हैं और इनके साथ बहुत भेदभाव करते हैं। इस कारण से उत्तरी आयरलैंड में कैथोलिकों और प्रोटेस्टेंटों के बीच लंबी लड़ाई चल रही है, भारी मारकाट मची हुई है। अब नीदरलैंड में देखिए, यहाँ भी कैथोलिक है, यहाँ प्रोटेस्टेंट हैं, लेकिन यहाँ पर कैथोलिक में अमीर और गरीब दोनों हैं। अब प्रोटेस्टेंट में भी अमीर व गरीब दोनों हैं। तो यहाँ पर असमानता जो है कई समूहों में विद्यमान है, यानी एक जैसी असमानता जो लिखा है कई समूहों में विद्यमान है, यानी प्रोटेस्टेंट में भी अमीर गरीब हैं और कैथोलिक में भी अमीर गरीब हैं। तो नीदरलैंड में शांति है, यहाँ पर कोई किसी का शोषण करने की स्थिति में नहीं है। जब शोषण नहीं होगा तो वहाँ शांति व्यवस्था बनी रहेगी। लेकिन उसी का उल्टा उत्तरी आयरलैंड में है, यहाँ कैथोलिक गरीब है, प्रोटेस्टेंट अमीर है, तो यहाँ भारी मारकाट मचा हुआ है। तो इस तरह से बच्चों आपने देखा कि अगर सामाजिक विभिन्नता में भेदभाव और शोषण है तो वहाँ टकराव होगा, और अगर सामाजिक विभिन्नता में सामंजस्य है तो वहाँ पर एकता बनी रहेगी। तो यहाँ से कई क्वेश्चन पूछ सकता है, कई तरह से पूछ सकता है कि सामाजिक विभिन्नताओं के क्या परिणाम होंगे। तो उसके दो परिणाम हो सकते हैं, या तो टकराव होगा नंबर एक, नंबर दो सामंजस्य हो सकता है। टकराव कब होगा तो ये आपको ये लिखना है, और सामंजस्य कब होगा तो ये आपको लिखना है। दूसरा क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि सामाजिक विभिन्नताओं में कब सामंजस्य और कब टकराव होगा, तो आपको वही चीज़ लिखना है कि जब सामाजिक विभिन्नता में भेदभाव होगा तो वहाँ टकराव होगा, और जब सामाजिक असमानता कई समूहों में एक साथ बनी रहेगी तो वहाँ पर सामंजस्य होगा। ये भी पूछ सकता है कि सामाजिक विभिन्नता कब सामाजिक विभाजन में बदल जाता है। तो सामाजिक विभिन्नता जब शोषण होगा तो वो सामाजिक विभाजन में बदल जाएगा। तो यहाँ से अगर आपने समझा है तो
क्वेश्चन किसी तरह से पूछे आप उसका हल दे सकते हैं। और विश्व में कोई भी देश हो, छोटा हो चाहे बड़ा हो, बेल्जियम छोटा सा देश है, वहाँ भी विभिन्नता है। भारत बड़ा देश है, यहाँ भी विभिन्नता है। तो हर जगह विभिन्नता है। विश्व में ऐसे भी देश हैं जो समरूप समाज कहलाते हैं। तो समरूप समाज क्या है? समरूप समाज ऐसा समाज जिसमें सांस्कृतिक, सामुदायिक तथा जाति विभिन्नताएं ज़्यादा नहीं पाई जाती हैं, उसे समरूप समाज कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जिस समाज में एक ही जाति के, धर्म के, भाषा के ज़्यादा से ज़्यादा लोग रहते हों, विभिन्नता वहाँ बहुत कम पाई जाती हो, उसे कहेंगे समरूप। माने एक ही रूप के लोग वहाँ रहते हैं, एक ही भाषा के, एक ही जाति के, एक ही संस्कृति की, एक ही धर्म को। अगर ऐसे मानने वाले ज़्यादा से ज़्यादा 90%, 95% लोग वहाँ रहते हैं, तो इससे कहा जाएगा कि वह समरूप समाज है। वहाँ पर एक ही जैसे लोग रहते हैं। वही चीज़ लिखा है कि ऐसा समाज जिसमें सांस्कृतिक, सामुदायिक और जाति विभिन्नताएं ज़्यादा नहीं हो पाई जाती, तो उसे हम समरूप समाज कहते हैं। जैसे जर्मनी और स्वीडन, इसके दो एग्जाम्पल लिए जा सकते हैं। और ये बहुत पूछता है परीक्षाओं में कि समरूप समाज क्या है। ऐसे दो देशों के नाम बताइए जहाँ समरूप समाज पाई जाती है, तो जर्मनी और स्वीडन। अगर कहा जाए ऐसे दो देशों का नाम बताइए जहाँ विभिन्नता पाई जाती है, तो बेल्जियम, भारत, इसके बाद नीदरलैंड, उत्तरी आयरलैंड, श्रीलंका, सबका आप एग्जाम्पल दे सकते हो। तो समरूप समाज का एग्जाम्पल आप याद रखिएगा, जर्मनी और स्वीडन, यहाँ पर समरूप समाज पाए जाते हैं। तो बच्चों, इसी के साथ ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। यह वीडियो यहाँ समाप्त होता है, लेकिन ये चैप्टर अभी समाप्त नहीं हुआ है। वीडियो बहुत लंबा ना हो, इसका ध्यान रखते हुए इस वीडियो को यहीं पर समाप्त किया जा रहा है। इसके दो टॉपिक, सामाजिक विभिन्नताओं पर राजनीति और सामाजिक विभिन्नताओं की राजनीति के 3 आयाम, ये 2 टॉपिक अभी बचे हुए हैं। इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तो फिर मिलते हैं फिर आपसे अगले वीडियो के साथ, लोकतंत्र और विविधता पार्ट 3 में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।